हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल संकल्प सक्सेस में। आज हम इसमें आरआरबी ग्रुप डी 2026 के थर्ड शिफ्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि साइंस के 25 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे। शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको ये वीडियो प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। जब प्रकाश की किरण एक गोलीय लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती है तो यह क्या कहलाती है? इसका सही आंसर क्या होगा? जब भी लेंस का प्रकाशीय केंद्र ओ बिंदु से, यानी कि वह बिंदु होता है जहां से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी अपवर्तन के, यानी कि रिफ्रैक्शन के या विचलन के सीधे निकल जाती है, उसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश का एक गोलीय दर्पण लेंस को प्रकाशित केंद्र से होकर गुजरती है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि वो अवचलित और उभरती हुई प्रतीत होती है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक अत्यधिक प्रत्यास्थ होता है और हमारे शरीर में दो अस्थियों को जोड़े रखने में सहायता होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए तो जो लिगामेंट होता है, लिगामेंट एक मजबूत और लचीला संयोजी ऊतक है, जो हड्डी को हड्डी से, यानी कि बोन टू बोन से जोड़ता है। और जो टेंडन होता है, जिसको हम कंडरा बोलते हैं, यानी कि टेंडन जो मांसपेशियां होती हैं उसको हड्डी से जोड़ता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि लिगामेंट, यानी कि स्नायु जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। स्पायरोगारा में प्रत्येक खंड एक पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए तो जो स्पायरोगारा होता है, स्पायरोगारा एक बहुकोशिकीय शैवाल होता है। शैवाल यानी कि एल्गी, ठीक है, एल्गी है, जो विखंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन द्वारा जनन करता है। इसका जो प्रत्येक टुकड़ा होता है वो साधारण कोशिकाओं से बना होता है, और इसकी जो प्रत्येक कोशिका होती है वो विभाजित होकर एक नया जीव बना सकती है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि जो प्रत्येक कोशिका होती है वो स्वतंत्र वृद्धि करने में सक्षम होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। जनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें पहला कथन दे रखा है कि बैल अकेले ही बछड़ा पैदा कर सकता है। दूसरा दे रखा है मुर्गियां अकेली नए चूजे उत्पन्न नहीं कर सकती हैं। तो दोनों में से कथन कौन सा है जो वो सही है? देखा जाए तो बैल और मुर्गी दोनों ही लैंगिक जनन करने वाले जीव हैं, जिनमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, जबकि बैल अकेली संतान पैदा नहीं कर सकता, यानी कि चूंकि पैदा करने के लिए निषेचन अंडे की जरूरत होती है, जो मुर्गी के बिना संभव नहीं है। यानी कि कथन क्या है? यहाँ पे दो सही है लेकिन एक क्या है वो गलत है, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। कथन दो सत्य है लेकिन कथन एक असत्य है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित अभिक्रिया में से FeCuSO4 जब अभिक्रिया करता है तो FeSO4 प्लस Cu रिएक्शन बनता है, जिसमें लोहा क्या है? इसका सही उत्तर क्या होगा? देखा जाए तो इस विस्थापन में जो अभिक्रिया में आयरन है, यानी कि Fe और जो कॉपर है, ठीक है, Cu, ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से विस्थापित कर रहे हैं। यहाँ पे जो Fe है ये Fe2 प्लस आयन दे रहे हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है इसमें, यानी कि जो आयनन है इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहे हैं। Fe क्या करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहे हैं, इसीलिए इसकी पावर क्या हो जाएगी? 2 प्लस हो जाएगी। यानी कि आयरन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं का त्याग कर रहा है, और इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। यानी कि वो क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी कि लोहा क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीकृत हो जा रहा है। अगला प्रश्न क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6। किसी भी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। जब किसी भी परिनालिका में धारा प्रवाहित होती है तो उसके जो भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसे दर्शाने वाले चुंबकीय बल जो होती है रेखाएं एक दूसरे के समांतर और सीधी होती हैं। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए,
यानी कि एक समान समांतर सीधी रेखाओं के रूप में होती हैं। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। अपच के दौरान आमाशय बहुत अधिक अम्ल उत्पन्न करता है, जिसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्प्रभावित किया जा सकता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? जब जब भी आमाशय जो है उसमें एसिडिटी को दूर करने के लिए एक एंटासिड यानी कि एंटासिड का उपयोग किया जाता है, जो कि एक दुर्बल क्षार होता है, जबकि मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड होता है यानी कि MgOH का होल ट्वाइस एक क्षारक है, जो पेट के अतिरिक्त हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl को उदासीन कर देता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया द्वारा निष्प्रभावित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करेगा? इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 इसमें पूछा गया कि वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करेगा, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पवन चाल में कमी। यानी कि वाष्पीकरण की जो दर होती है वो तापमान, सतह के क्षेत्रफल और हवा की गति बढ़ने पर बढ़ती है, और आर्द्रता जो होती है वो बढ़ने पर घटती है, यानी कि जो ह्यूमिडिटी क्या होती है वो बढ़ने पर घटती है। यानी कि पवन की जो चाल है, पवन की चाल कम होने से पानी के जो कण होते हैं वो तेजी से दूर नहीं जा पाते, जिससे वाष्पीकरण की जो दर होती है वो क्या होती है वो घट जाती है। यानी कि वाष्पीकरण दर की जो होती है वो घट जाती है, और पवन की चाल में क्या हो जाती है कमी होने के कारण वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करेगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। वृत्तीय लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर क्या होगा? किसी भी वृत्तीय लूप के केंद्र पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है यानी कि बी, इसका जो सूत्र होता है बी बराबर होता है I/R, 2R होता है, जहाँ पे I क्या है? प्रवाहित धारा है, और R क्या है? लूप की त्रिज्या होती है। अतः जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो धारा और त्रिज्या दोनों पर सीधे निर्भर करता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक, यानी कि क्षेत्र, धारा और त्रिज्या पर निर्भर करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र दोष मुख्य रूप से उम्र के साथ सामंजन क्षमता के दुर्बल होने के कारण होता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? देखा जाए तो जो वृद्धावस्था होता है, यानी कि वृद्धावस्था में आंखें की जो सिलरी मांसपेशियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, और लेंस का लचीलापन कम हो जाता है, जिसके कारण आंख की जो समंजन क्षमता होती है, ठीक है, वो घट जाती है, और इसमें क्या हो जाता है? जरा दूरदर्शिता इसे कहते हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जरा दूरदर्शिता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। एक आनुवंशिक प्रयोगशाला में एक निषेचित मानव भ्रूण में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए तो जो मनुष्य होते हैं, मनुष्यों में लिंग का निर्धारण गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स के जोड़े द्वारा होता है। यदि निषेचित जो अंडे होते हैं जिसमें XX गुणसूत्र होते हैं, तो विकसित होने वाला जो भ्रूण होता है वो क्या होता है? मादा, यानी कि लड़की होती है। जबकि XY जो होता है, XY गुणसूत्र हो तो वो क्या होता है? नर, यानी कि लड़का होता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, भ्रूण मादा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे XX गुणसूत्र पूछा गया है। इसलिए क्या होगा? वो भ्रूण मादा बन जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। किस विभाज्योतक की ऊतक में ऑक्सीजन का स्तर सर्वाधिक होता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का जो प्रमुख उत्पादक होता है हार्मोन है, जो पौधों की लंबाई बढ़ने में मदद करता है। यह मुख्य रूप से तने और जड़ के सबसे ऊपरी बढ़ते हुए सिरों
पर संश्लेषित होता है, इसीलिए वहाँ इसका जो स्तर होगा वो सबसे अधिक होता है। यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक यानी कि एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है? इसका सही आंसर क्या होगा? जिस मिश्रण के सभी घटकों का संगठन पूरी तरीके से एक समान हो, पूरी तरीके से एक समान होता है, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। वायु विभिन्न गैसों जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन का एक समांगी मिश्रण है। इसके विपरीत मिट्टी, तेल, पानी और रेत, लोहे का मिश्रण विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वायु। यानी कि एक समांगी मिश्रण पूछा गया ना, तो समांगी मिश्रण क्या हो जाएगा? एक वायु, जबकि तेल और जल, रेत और लौह चूर्ण और मृदा जो क्या है? एक विषमांगी मिश्रण है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में वर्गीकृत है? इसका सही आंसर क्या होगा? जिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल बंध पाया जाता है उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहते हैं। जो एथेन होता है, एथेन यानी कि इसका जो सूत्र होता है वो C2H6 है। ठीक है, एथेन यानी कि C2H6 एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और एथीन क्या है? एथीन और एथाइन ये एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, एथेन। एथेन क्या है? एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अनाज के भंडारण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक हानि नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए तो जैविक हानि यानी कि बायोटिक लॉस यानी कि जैविक हानि जीवित जीवों के कारण होता है, जैसे कीड़े, चूहे और फंगस। ठीक है, नमी एक अजैविक यानी कि जो एक नमी है, नमी का एक अजैविक भौतिक कारक है, इसीलिए नमी के कारण होने वाली जो हानियाँ होती हैं वो जैविक हानि के अंतर्गत नहीं आती हैं, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अनुपयुक्त नमी के कारण हानि। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। किसी गतिमान पिंड द्वारा अपनी गति के कारण प्राप्त की गई ऊर्जा क्या कहलाती है? इसका सही आंसर क्या होगा? किसी भी गतिमान पिंड या वस्तु में उसकी जो गति होती है, वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है वो पैदा होती है, उससे क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी यानी कि जो गतिक ऊर्जा होती है उसे कहते हैं। यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv² होता है, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। जल के नीचे रहने के लिए जंतुओं द्वारा किस गैस का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? पानी के अंदर रहने वाले जो जलीय जीव होते हैं जैसे कि मछलियाँ हवा में सीधे ऑक्सीजन नहीं ले सकते हैं, वे अपने गलफड़ों की मदद से पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है उसको सोख कर सांस लेते हैं, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, घुलित ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम क्या होगा? इसका सही आंसर क्या है? इसमें जो यौगिक दे रखा है, जैसे दे रखा है CH3, CH, Br, CH2 और CH3 दे रखा है। इसमें मुख्य जो कार्बन श्रृंखला है उसमें 5 कार्बन हैं, जिसको क्या बोलते हैं? 5 कार्बन यानी कि C1, 2, 3, 4 और 5 यानी कि C5 है, यानी कि पेंटेन। कार्बन की गिनती बाईं ओर से शुरू करेंगे ताकि जो ब्रोमीन होता है वाले जो कार्बन को है सबसे छोटा नंबर मिले, इसीलिए इसका जो नाम पड़ा है वो पड़ा है ब्रोमोपेंटेन, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, 2 ब्रोमोपेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसे गर्म करके विरचित किया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? जैसे कि यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का बात किया गया है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका जो सूत्र होता है वो होता है CaSO4 ½ H2O
ठीक है, निम्नलिखित में से किसे गर्म करने पर विचलित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जिप्सम। जिप्सम का जो सूत्र होता है वो होता है CaSO4.2H2O, यानी कि जो जिप्सम होता है उसको अगर हम 373 केल्विन तापमान पर गर्म किया जाता है तो यह अपने क्रिस्टलन की जो जल होते हैं उसको 1.5 अणु में, यानी कि हाफ अणु में होकर प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि CaSO4 में बदल जाता है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जिप्सम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के विघटन का कारण बनती है। इसका सही आंसर क्या होगा। देखा जाए तो जो ऑक्सीजन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले जो श्वसन होता है उसको अवायवीय श्वसन कहते हैं, जबकि सूक्ष्म जीव जैसे कि ईस्ट, ठीक है, ईस्ट द्वारा ऑक्सीजन को बिना ग्लूकोज को एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ने की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, किण्वन कहा जाता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, किण्वन। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, किसी भी वस्तु का पृथ्वी पर भार 24 न्यूटन है तो चंद्रमा की सतह पर उसका भार कितना होगा। इसका सही आंसर क्या है। चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल का कितना होता है, 1/6 भाग होता है। इसलिए इसका जो सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर पृथ्वी का भार दे रखा है 24 न्यूटन, जबकि चंद्रमा का जो सतह होता है उसका जो भार दे रखा है वो क्या दे रखा है, बल का, गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 भाग होता है, यानी कि 1/6 गुणे क्या हो जाएगा, 24 न्यूटन हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौक 24, यानी कि 4 न्यूटन। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 4 न्यूटन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, किसी भी पिंड को एक समान गति में कहा जाता है यदि क्या। इसका सही आंसर क्या होगा। यदि जैसे भौतिक के नियमानुसार यदि कोई भी गतिमान पिंड समय के बराबर अंतरालों में, चाहे वो अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, बराबर दूरी तय करता है तो उसकी जो इस गति को क्या कहते हैं, एक समान गति कहा जाता है, जबकि इसमें जो वेग क्या होता है वो नियत रहता है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि एक समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करती हैं। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, मस्तिष्क को चिंतन गतिविधियों के लिए क्या उपयुक्त बनाता है। इसका सही आंसर क्या होगा। भौतिक देखा जाए तो जो मानव होता है, मानव मस्तिष्क में अरबों तंत्रिकाएं कोशिकाएं होती हैं, एक बेहद जटिल जाल के रूप में आपस में जुड़ी होती हैं। यह नेटवर्क संदेशों को तेजी से ट्रांसफर और प्रोसेस करता है जो हमें सोचने, याद रखने और तर्क करने की क्षमता देता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। कई न्यूरॉन्स वाली इसकी जो जटिल व्यवस्थाएं होती हैं, इसी वजह से इसकी जो मस्तिष्क होती है वो चिंतन गतिविधियों के लिए उपयुक्त बनाया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, बड़े हॉल या ऑडिटोरियम में ध्वनि के कई परावर्तनों का प्रभाव क्या होता है। इसका सही उत्तर क्या होगा। देखा जाए तो जैसे कि बड़े हॉल या ऑडिटोरियम की जो छतें होती हैं और दीवारें को एक तरह वक्राकार डिज़ाइन किया जाता है कि बार बार होने वाले जो परावर्तन होते हैं, ठीक है ना, कि रिफ्लेक्शन जो होते हैं उसके कारण उसके बाद जो ध्वनि होती है, जो हॉल है, हॉल के कोने कोने में बैठे हर दर्शक यानी कि जो व्यक्ति है तक एक समान तीव्रता के साथ पहुंच सके। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि यह ध्वनि के एक समान वितरण में मदद करता है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जो कि इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और लास्ट में पूरा वीडियो देखने के बाद आपको जो 25 में से टोटल क्वेश्चन कितने सही हुए हैं, ठीक है, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक, तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी राशि विस्थापन समय ग्राफ में ढाल को निरूपित करती है। इसका सही आंसर क्या होगा। देखा जाए तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रैखिक वेग। किसी भी विस्थापन समय ग्राफ का जो ढाल होता है वो बराबर होता है को दर्शक करता है, यानी कि जैसे कि किसी भी विस्थापन समय ग्राफ का ढाल वो दर्शाता है, क्योंकि जो विस्थापन होता है उसकी दर को वेग कहते हैं। इसीलिए यह ढाल क्या होगा, रैखिक वेग को निरूपित करेगा। ठीक, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, रैखिक वेग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना
ना भूलें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द मिले। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।